ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रामा सा चल रहा है और उस ड्रामा के पात्र हम सभी बन गए हैं। वो बेचारा कैंडिडेट जो दिन रात मेहनत करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो टीचर जो मेहनत करता है उस बच्चे पे ताकि वो अपने सपने तक पहुंच सके, या फिर वो माँ बाप, वो सगे संबंधी जो दिन रात अपने बच्चे के लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए सपने देखते हैं, दुआएं करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर लें। सीबीआई अब आकर कह रही है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो एविडेंसेस थे जो कह रहे थे कि एग्जाम में लीकेज हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स या वो एविडेंसेस फॉर्ज थे, ट्रू नहीं थे। इस बेसिस पर कहा जा सकता है कि प्रॉबेबली ऐसा कोई लीकेज नहीं हुआ है। एनटीए यूजीसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। हमें नहीं पता अभी कि उनका क्या कहना होगा। एग्जाम कैंसिल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ अभी अंधेरे में ही दिख रहा है। तो देखो, सरकार को जिस चीज़ का अभी तक नहीं समझ आ रहा, सीबीआई जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आप और मैं उस पर क्या ही बता देंगे, क्या ही हुआ है क्या ही नहीं हुआ है। किसी भी चीज़ के हो जाने से पहले उस पर प्रेडिक्शन कर देना वो एक अलग बात है, किसी चीज़ के हो जाने के बाद उस पर एक्शन लेना भी चलो ठीक है, लेकिन अब वो सब करके इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा कियोस क्रिएट्स करके अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि जब आपको पता ही था ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपने क्यों जल्दबाजी में ये सारे एक्शंस लिए, पेपर का कैंसिलेशन इतनी जल्दी क्यों हुआ? और ये मैं नहीं कह रही, ये बच्चे कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो डायरेक्टली इंपैक्टेड हो रहे हैं इस चीज़ से। मेरे पास ये कुछ ही चंद ही स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ अटैच किए हैं स्पेस की कमी की वजह से। वैसे तो हम इस पे वीडियो कर चुके हैं ऑलरेडी और इस पे हज़ारों की तादाद में बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ रीड करके आपको दिखा देना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चे का कमेंट है कि तो पूरी इंक्वायरी होने पर ही कैंसिल करते ना, इतनी जल्दी क्यों कैंसिल कर दिया आपने एग्जाम? बिल्कुल सही बात है, एग्जाम को कैंसिल करने के लिए अगर आपके पास एविडेंसेस पे प्रूफ नहीं था आपके पास, तो आपने क्यों किया? लेकिन रीसेंट नीट कंट्रोवर्सी की वजह से प्रॉबेबली एनटीए काफ़ी ज़्यादा हतप्रभ था, काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में आ गया, एंग्जाइटी की सिचुएशन में आ गया, और अब उनको लगा कि यार अब तो अपना बचाना पड़ेगा खुद को, तो कर देते हैं चलो। अब एक तरफ से कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम करवा दो, ये बेटर है, क्योंकि इतनी आपने जो बीच में ये ड्रामा सा क्रिएट कर ही दिया है। हम तो दिसंबर के लिए भी तैयारी नहीं शुरू कर पाए ना, हम तो अभी वो जून वाले साइकिल पे अटके हैं। तो जो 1-2 महीना हमने तैयारी अब कर ही ली है, मतलब जिस कैंडिडेट ने मान लो जून 20 से भी तैयारी शुरू की, आज हम जुलाई के मिड में खड़े हैं, तो आपने 1 महीना तैयारी दी, वो 1 महीना तैयारी आपकी वेस्ट हुई दिसंबर अटेम्प्ट से। तो अब वो बेचारा बच्चा कह रहा है कि री एग्जाम ही ले लो यार, इतना चक्कर ही है तो ठीक है ना, 20 दिन की प्रिपरेशन हो गई, अब तो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हो? या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं री एग्जाम करवा ही दो, ठीक है ना, लाइव्स के साथ मत खेलो, री एग्जाम करवा दो, चुपचाप से हम आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी री एग्जाम करवा सकते हो तो करवा दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई री एग्जाम मत ही करवाओ, ठीक है, डोंट वांट द री एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लॉजिस्टिकल इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। मान लीजिए आपने अपने एग्जाम के टाइम अपनी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिए, अब आपकी कॉलेज के डेज खत्म, अब आप अपने घर चले गए और आप किसी दूसरी स्टेट को बिलोंग करते थे। मान लो कि नए एडमिट कार्ड में ऑप्शन नहीं आता आपको सेंटर चेंज करने का, सिटी चेंज करने का, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? लॉजिस्टिकल इशू हो गया वहाँ पर, इस तरीके के इशू से हमें डील करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, कितने कैंडिडेट्स थे जिनका जेन्युइनली पेपर अच्छा हुआ था, कितने ही कैंडिडेट्स थे जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम फिर से थोड़ा ना इतने पैसे लगा के वापस जाएंगे धूप में गर्मी में, तो वहाँ पर भी एक तरीके का इशू यहाँ पर आ रहा है। और ऐसा कोई एग्जाम ये है नहीं कि इसके बेसिस पे डायरेक्टली नौकरी ही मिलने वाली है। जैसे एसएससी वगैरह में इस तरीके के अगर केसेस आते हैं तो ठीक है, पता है फिर से एग्जाम देने जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो कैंडिडेट्स को ये भी लग रहा है कि भाई क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना पैसा यहाँ पर लगाए। सबसे बड़ा पॉइंट तो देखो यही निकल रहा है दैट एनटीए इज प्लेइंग विद स्टूडेंट्स लाइफ। सही बात है, आपकी लाइफ आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। आप ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के मन से उतरते जा रहे हैं, आप साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़, देश की बड़ी बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ की नज़र से भी उतरते जा रहे हैं, आप उनके दिल से उतर रहे हो। पीछे केस है मेरे पास जेएनयू का। जेएनयू ने हाल ही में बता दिया कि हम अपने इन हाउस एडमिशन्स कराएंगे। आपने जो ये कहा था कि पीएचडी का स्कोर अब नेट के पेपर के बेसिस पे निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होंगे, तो एनटीए का तो ड्रामा इतना बड़ा चल रहा है कि नेट जेआरएफ तो छोड़ो, आप पीएचडी के लिए भी बच्चों को अटका के रख रहे हो। अब नेट और जेआरएफ का क्या है, ये तो आप कभी भी आगे कर सकते हो,
पीएचडी का एंट्रेंस का साइकिल बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलता है और देश भर की यूनिवर्सिटी जुलाई के महीने में मैक्सिमम इसको कंडक्ट करवा लेती है। आपने अभी तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाया है ना, री एग्जाम करवाना था तो जुलाई में करवा के आप उसको खत्म कर सकते थे ताकि स्टूडेंट्स के पीएचडी स्केड्यूल्स यहाँ पर मैसअप ना हो, पर आपने वो भी मैसअप कर दिए। अब जेएनयू कह रहा है कि भाई हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें तो अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखना है, हमने तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, हम तो सीधा सीधा अपना इन हाउस टेस्ट करवाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। एनटीए जो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो अब हमें करने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, वी हैव बिगन द प्रोसेस। क्या मतलब है इस बात का कि आप वेट ही नहीं करना चाहते हो, अब आप और ड्रामा देखना ही नहीं चाहते हो, यानी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब धीरे धीरे करके ऑप्ट आउट कर देंगी, एनटीए के परव्यू से बाहर आ जाएंगी। और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ स्टेट्स भी ये बोल दें कि हम नेट के स्कोर के बेसिस पे कुछ करेंगे ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सेट करवा देते हैं, सेट के बेसिस पर हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दे देंगे। आने वाले टाइम में तो फिर ये भी हो सकता है ना, तो आपने अपनी लेगेसी तो खराब की ही की, साथ ही साथ फ्यूचर में आप अपनी वैलिडिटी को और अपनी इंटेग्रिटी को भी लूज कर रहे हो। मोर ओवर आप कितने रेलिवेंट हो सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है। कहीं ना कहीं इस एग्जाम की रेलिवेंसी पे अब एक क्वेश्चन सा उठने लगा है। लेकिन ये सब चीजें साइड में कर लेते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें पूछने की जरूरत पड़ गई है वो ये है कि क्या आपका री एग्जाम अब होगा या नहीं, या ये एग्जाम होना बनता है भी या नहीं। तो उस मुद्दे पर भी मैं प्रोज एंड कॉन्स मैंने थोड़े से इसके बारे में सोचे हैं, एक बार दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी मैं यही जानना चाहूंगी आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। आपके हिसाब से अगर आपने जून 18 को एग्जाम दिया था या नहीं दिया था तो आप क्या चाहते हो अब, क्योंकि अगर अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर एक ही चीज चाह रहे होंगे तो प्रॉबेबली उसके ऊपर भी, जैसे पिछली बार भी हमने पिटिशंस फाइल की और ट्विटर के माध्यम से एक बड़ी मूवमेंट चलाई, हम प्रॉबेबली वो इस बार भी आपके लिए कर पाएंगे। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि री एग्ज़ाम ना होने में क्या बेटर है, क्या प्रोज हैं री एग्ज़ाम ना कंडक्ट होने में। सबसे पहली बात, जितने कैंडिडेट्स ने जेन्युइनली तैयारी की थी जून 18 के लिए और रिसोर्सेज जोड़ के इकट्ठा करके वो अपने सेंटर्स पर गए और एग्ज़ाम दिया, उनकी प्रिपरेशन, उनके मेहनत, उनका पसीना, उनके रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं की वैल्यू बनी रहेगी कि जिन लोगों का जेन्युइनली एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उनको एक बेनिफिट यहाँ मिलेगा। दूसरा, अगर रिजल्ट आप इमीडिएटली डिक्लेयर कर देते हो तो पीएचडी के लिए टाइम पे स्कोर आपके पास आ जाएगा, तो जहाँ पे भी आपको अगर पीएचडी में किसी कोर्स में एडमिशन लेना था वो भी आप टाइम से ले पाएंगे। तीसरा, यहाँ पे अगर आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप टाइम पे प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में नेट कंडक्ट कराएंगे, अक्टूबर तक आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, दिसंबर में अगला अटेम्प्ट आ जाएगा। तो या तो अब बच्चे के पास इस वाले री एग्ज़ाम और दिसंबर के बीच में टाइम नहीं उसको मिलेगा तो उससे भी पेपर खराब, या आप उसको पोस्टपोन कर दोगे, पोस्टपोन करोगे तो फिर से बच्चे का टाइम खराब, है ना। तो री एग्ज़ाम अगर अभी होता है तो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग सेशन पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए मे बी बेटर यही रहेगा कि री एग्ज़ाम ना हो, ये एक बेनिफिट आपको दिख रहा है। और मोर ओवर जो भी कैंडिडेट्स के ऊपर एक मेंटल इमोशनल ट्रॉमा बना था और एक फाइनेंशियल बर्डन बना था वो फिर से शायद ना ही बने, है ना। ये कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं री एग्ज़ाम ना कंडक्ट होने के। अब री एग्जाम कंडक्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को देखना पड़ेगा और आपके सामने मैं दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर्स रख देना चाहती हूँ ताकि आप भी बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकें कि करना क्या है, होना क्या चाहिए। री एग्ज़ाम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा तो इसका रीज़न एक ये है कि कहीं ना कहीं एनटीए के साथ साथ यहाँ पर सीबीआई के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट है किसी बच्चे का, मैं दिखाना चाहती हूँ। इट सीम्स लाइक सीबीआई इज प्रोटेक्टिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू फेवर देम एंड ये होता भी है कहीं ना कहीं। मतलब ये कई कमेंट्स थे, कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सीबीआई भी तो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, तो व्हाट इफ किसी इंटरनल फैक्शन को या सेक्शन ऑफ पीपल को बचाया जा रहा है। तो अब ये कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति की वजह से सीबीआई भी क्या कह रही है और क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके ऊपर भी सवाल बन गया है कहीं ना कहीं। तो अगर एक्चुअली फाउल प्ले हुआ है, अगर एक्चुअली ये ड्रामा जो रचा गया था ये ड्रामा नहीं है, ये सत्य है, अगर एक्चुअली लीकेज हुई है, देखो फिर तो री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, क्योंकि फिर ये रिजल्ट निकलना फेयर नहीं होगा। ज़रूरत है कि फेयर मीन से एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो
और सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो अपने मेरिट या डीमेरिट को प्रूव करने की। सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट, जितने बेचारे बच्चों ने 1 महीने से तैयारी में वो लगे हुए हैं, उनका फ्यूचर आप ना खराब करें, इसके लिए आपको री एग्ज़ाम फिर करवाना होगा। जिस बच्चे ने 20 जून से ठान लिया था कि भाई मैं री एग्ज़ाम दूंगा और मेरे को तो कुछ भी हो जाए, अभी 1-2 महीने में ही स्कोर निकालना है, JRF निकालना है, वो बच्चा लग गया था तैयारी करने, ठीक है। हमारे पास कॉन्स्टेंटली वो बच्चे भी थे जो अपना एंगर शो कर रहे थे, वो बच्चे भी थे जो कह रहे थे मैम छोड़ो अब इन बातों को, पढ़ाई शुरू करवा दो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो बच्चा पिछले 20-25 दिनों से, महीने से ऑलरेडी अपने री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका भी तो मंथ वेस्ट हो गया ना। और मोर ओवर री एग्जाम की तैयारी करना और दिसंबर की तैयारी करना, इन दोनों की स्ट्रैटेजीज में काफी डिफरेंस रहेगा। जो री एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो दिसंबर को अकॉर्डिंगली नहीं दे पाएगा। फिर से बता रही हूँ, आप कह रहे हो आप री एग्जाम करवाओगे 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में। इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं ना, अगर आपका री एग्जाम होता है तो उसका दिसंबर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आप कह रहे हो आप री एग्जाम करवाओगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाकर अक्टूबर में या तो फर्स्ट वीक में या मिड वीक में, मिड मंथ में आप अपना रिजल्ट डिक्लेयर करोगे। उसके बाद दिसंबर फर्स्ट वीक से कायदे से आपके एग्जाम शुरू हो जाने चाहिए ताकि दिसंबर में एग्जाम खत्म हो जाए। अब आप देख रहे हो 1 से 1.5 महीने का वक्त ठीक नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। फिर मतलब ये एग्जाम दिसंबर में हो नहीं पाएगा, फिर आप इसको खींच के ले जाओगे अगले साल के फेब मार्च में ले जाओगे, तो अगेन बच्चे का 2024 पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है। तो इस वक्त ये री एग्जाम करवाने से आप आने वाले स्केड्यूल को खराब कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या था ये किसी को पता नहीं। और अगर एक्चुअली कोई लीकेज हुई है तो री एग्जाम करवाने में ही समझदारी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं, अगेन 2 तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स 100% कह रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट हमें दो, कुछ स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा, री एग्जाम करवा के चीजों को स्क्वायर 1 पे ले आओ, आगे की आगे देखेंगे। तो रिजल्ट या री एग्जाम, आप क्या कहते हैं जानना चाहूंगी मैं। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइए, ताकि अब यहां से आगे क्या करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपकी कहानी आपकी जुबानी हो जाए। क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है, रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं, ट्रॉमा आपका है, मेंटल पीस आपका भंग हो रहा है, तो करना क्या है आप बताएं। इस पे हम ऑफ कोर्स फिर वहां से क्या आगे रहेगा प्लान ऑफ एक्शन, या उस पे किस तरीके से आवाज उठाई जाएगी, वो फिर हम यहां पर डेफिनेटली प्लान कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और जल्द से जल्द वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। सबके कमेंट्स रीड करूंगी और फिर उसके ऊपर एक फाइनल कंक्लूजरी सेशन जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।